इंटीरियर ऑफ लंग्स, इंटीरियर का मतलब लंग्स के अंदर क्या क्या होता है। द लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से कंपोज्ड ऑफ का मतलब होता है बनते हैं, एंड स्मॉलर एयर पैसेज, इनमें छोटे छोटे एयर पैसेज होते हैं, एलोब्लाई होती है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं, ऑल एम्बेडेड इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। और ये सारे एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ होना, उसमें धसे हुए होते हैं। ईच लोब इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स, हर एक लोब के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स का मतलब जैसे एक लोब होती है उसके अंदर छोटे 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 लोब होते हैं। जैसे कल मैंने तुमको एग्जांपल की कौन सी फ्रूट का दिया था, पेलपोटन का, एलोब्लाई का, तो वो क्या होते हैं, लोब के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। लोब्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लोब्स, लोब्स की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। पल्मोनरी ब्लड सप्लाई, पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट में। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटिंग ब्लड, तो पूरी बॉडी में जो पल्मोनरी आर्टरी है सिर्फ वही डीऑक्सीजनेटिंग ब्लड लेके जाती है। हर एक लंग में पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड इनटू मैनी ब्रांच, बाद में क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेस में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। उसके बाद है वॉल ऑफ एलोब्लाई, एलोब्लाई और उसमें जो कैपिलरी प्रेजेंट हैं उनमें आपकी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, गैस का एक्सचेंज होता है। द पल्मोनरी कैपिलरी जो है मर्ज, मर्ज का मतलब जहाँ पे दो चीजें जुड़ती हैं, जैसे कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल करते हो तो उसमें मर्ज का ऑप्शन आता है, तभी जाके कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। तो मर्ज का मतलब जो चीजें अभी तक डिवाइड थी वो एक जगह पे जाके मिल जाती हैं इनटू ए नेटवर्क ऑफ पल्मोनरी वेन्यूल्स। वेन्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन्स, वेन्स के छोटे से पार्ट को हम वेन्यूल्स बोलते हैं, आर्टरी के छोटे पार्ट को हम आर्टरियोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये टर्न ऑफ पल्मोनरी वेन, और उसके बाद क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटिंग ब्लड था वो पल्मोनरी वेन में डाल दिया और लेफ्ट एट्रियम के हार्ट में चला जाएगा। वहां से पंपिंग के थ्रू क्या होगा, वो दोबारा से फिल्टर होगा और फिल्टर होके कहाँ जाएगा, सीधा पल्मोनरी वेन में जाएगा। वो वेन उसको लंग्स में लेके जाएगी और लंग्स में ले जाने के बाद बुक नहीं है किसी के पास, एक्स्ट्रा बुक है भाई एनाटॉमी की, एक्स्ट्रा बुक है तो दे दो, मैं तो बाई ना करती। तो ये है आपका द ब्लड सप्लाई रेस्पिरेटरी पैसेज, और यही है जो आपकी पल्मोनरी है, आर्टरी है, वेन है। आपको जाओ तो इसमें बेसिक से सिर्फ इतना बताया गया है कि जो सप्लाई है वो आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है, लंग्स को क्या कर रही है, जो है ब्लड सप्लाई कर रही है। उसके बाद है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, मत करो क्योंकि ये नहीं आएगा। देन सीधा आ जाओ रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, हमारा जो सांस लेने की क्रिया होती है हम उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी सेल एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट और बॉडी सेल के अंदर क्या होती है, चीजें एक्सचेंज होती है, एयर एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, पहला ब्रीदिंग मूवमेंट एयर इनटू आउट ऑफ लंग्स, जिसमें कि एयर है जो अंदर जाती है बाहर आती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स, जब लंग्स में गैस होती है तो इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जब टिश्यूज में जाती है तो हम उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग की मसल ये मैंने कल परसों ही मोहित को करवाया था, कौन सी मसल होती है। इंटरकोस्टल मसल 11 पेयर होते हैं, टोटली 12 होते हैं, लेकिन जो 12वां पेयर होता है वो 11वीं के साथ अटैच होता है। स्टर्नम के साथ सिर्फ 11 पेयर ही आपके अटैच होते हैं। दे आर अरेंज इन 2 लेयर, 2 लेयर में अरेंज होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल। तो ये 2 लेयर में होते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऐसी मसल्स एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड फॉरवर्ड, जो नीचे की तरफ और बाहर की तरफ होती है, उनको बोलते हैं बॉर्डर ऑफ रिब अबव अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो, जिसमें क्या होता है, ये रिब का ऊपर वाला हिस्सा होता है और रिब के नीचे वाला हिस्सा होता है। तो आगे डायग्राम में देखो, जो कि लंग्स से बाहर की तरफ यानी कि इस रिब केस से जो इस साइड आता है दोनों तरफ में, ये एक्सटर्नल मसल होती है, और जो स्टर्नम की तरफ आती है ये इंटरनल मसल होती है। आगे बात समझ में, एक्सटर्नल मसल कहाँ होती है, फर्स्ट ईयर एक्सटर्नल मसल कहाँ होती है, अभी मैं बता रही थी, लेकिन मजाल किसी भी लड़की ने मेरी तरफ देखा नहीं। अभी मैं बता रही थी कहाँ पे कौन सी मसल है। इतने इंटेलिजेंट होते तो तुमको डरा पढ़ लोगे, मतलब अनॉट में कोई पढ़ ही नहीं रहा। मैंने ये काम तो कल का था तुम्हारा, मैंने ये कहा था
घंटा 1 घंटा दे रही हूँ, लेकिन करवा अनाटॉमी का वो काम रही हूँ जो तुम्हारा है। मत करो मेरी तरफ से बेशक मत करो, मैं नहीं करवाऊंगी तुम्हारा ये। तुम्हारी गलती थी क्या तुमने कल काम नहीं लिया, दैट इज नॉट माई मिस्टेक। अब तुम उसको कैसे याद करोगे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आगे से भी ऐसा ही करना। पता चल गया एक्सटर्नल इंटरनल मसल कौन सी होती हैं, पता चल गया तेरे को? कौन सी होती एक मैंने बताई जब मेरा जा रहा था, खड़ा होकर कुर्सी लेकर मेरे दोहरा जा जो स्टर्नम के नियर बाई होती है यहाँ पे वो इंटरनल होती हैं, और जो यहाँ पे होती है साइड में वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल डाउनवर्ड बैकवर्ड, ये नीचे की तरफ और पीछे की तरफ जाती हैं लोअर बॉर्डर ऑफ रिब, रिब के बिल्कुल नीचे। और इनका काम क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। आपस में इन मसल्स की क्या है, क्रॉसिंग होती है जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। डायफ्राम, अब डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम इज ए डम शेप। डम शेप ये लगा लो, यहाँ पे कोई बोन वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, बिल्कुल ये जो स्टर्नम वाला हिस्सा होता है इसके नीचे के ये हिस्सा जिसमें आप बोलते हैं ना पोडी बाउंड हो रही है, वो क्या आपके डायफ्राम पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका नॉर्मली काम तो ये लगा लो कि इसके पास स्टमक वगैरह के ऑर्गन होते हैं, लेकिन इसका मेन काम जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो ये ऊपर के स्पेस को ऊपर कर देता है, नीचे को नीचे, और बच्चे को जगह दे देता है डायफ्राम। तो जगह क्यों दे पाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती। अगर बोन प्रेजेंट हो तो फिर बेबी को यहाँ पे रास्ता नहीं मिलेगा। डायफ्राम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये एक लॉन्ग रेस्पिरेशन होता है। लॉन्ग रेस्पिरेशन समझते हो, जब हम राइट रेस्पिरेशन लेते हैं तो पेट ऊपर नीचे नहीं जाता, चेस्ट ऊपर नीचे जाती है, लेकिन जब हम लॉन्ग रेस्पिरेशन लेते हैं तो हमारी चेस्ट स्टेबल रहती है और पेट ऊपर नीचे। मैडम जब बाल को है जब वो बढ़ जाता है पेट है तो फिर मैंने आज मुझे सारी चीज ये सिकुड़ जाती है, हाँ ये सिकुड़ जाती है। जो ये जो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है ये नीचे की तरफ चला जाता है, इसीलिए अर्ली टाइम में और लेट प्रेगनेंसी में लेडीज को मिचुरेशन रहती है, बार बार यूरिन आता है, बार बार मतलब पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यूरेटर जो पाइप सीधी है वो ऐसे बिछ जाती है, बिछने की वजह से उसके अंदर 24 आवर्स कलेक्शन ऑफ यूरिन रहता है। कलेक्शन ऑफ यूरिन का मतलब पूरी तरह से आपका ब्लैडर है जब किडनी है खाली नहीं हो पाती, इसीलिए लेडीज है जो बार बार बाथरूम करने जाती है, ठीक है। इसी ये डायफ्राम है क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर सेपरेटिंग थोरेसिक, और ये क्या करता है, कमिंग थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये आपका थोरेसिक कैविटी का बैठ जाओ वही बैठ जाओ, थोरेसिक कैविटी के फ्लोर को फॉर्म करता है। फ्लोर कैसे होगा, ये थोरेसिक कैविटी है और डायफ्राम में बिल्कुल इसके नीचे आ गया, तो जाहिर सी बात ये ऊपर है तो ये इसका फ्लोर हो गया। अब ये रूफ किसकी बनती है, एब्डोमिनल ऑर्गन की, क्योंकि एब्डोमिनल ऑर्गन नीचे रह गए, आपका डायफ्राम ऊपर आ गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो आपका डायफ्राम इज द मेंटेन द बेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड मेक द रूफ ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैंने आपको लाइव डेमो दिखा दिया है मेरी इमेज पे। उसके बाद आपका आता है कंसिस्ट सेंट्रल टेंडन फ्रॉम व्हिच मसल फाइबर्स रेडिएट अटैच टू लोअर रिब्स एंड स्टर्नम। ये क्या होता है, नीचे के लेवल से देखोगे तो इनडायरेक्टली आपका जो स्टर्नम जो रिब्स है उनके साथ अटैच है, उनकी मसल्स को क्या करता है, मूवमेंट देता है। जैसे कि मान लो ये मसल्स हैं, यहाँ पे भी क्या होती है, डायफ्राम में भी मसल्स होती हैं, जब ये अप डाउन आती है तो कुछ मूवमेंट यहाँ पे भी होती है, तो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी ये करता है। When the diaphragm relax, जब आपका डायफ्राम रिलैक्स होता है, लेवल ऑफ 8 थोरेसिक वर्टिब्रा, तो कौन सी वर्टिब्रा जाके रिलैक्स होगी, आपकी थोरेसिक 8वीं थोरेसिक वर्टिब्रा। जब आपका डायफ्राम पूरी तरह से रिलैक्स होगा, जब ये वर्किंग कर रहा होगा तो पूरी वर्टिब्रा भी आपकी क्या करेगी, वर्क करेगी। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल फाइबर शॉर्टन, देखो कोई भी चीज सिकुड़ती है तो लेंथ को हमेशा ही कम करती है, कोई भी चीज रिलैक्स होती है तो वो अपनी लेंथ को क्या करती है, बढ़ाती है। इसका ये मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ाती है, लेकिन जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है उतना बढ़ाती है। तो जब ये क्या होती है, आपकी सिकुड़ती है तो अपने स्ट्रक्चर को क्या कर लेती है, शॉर्ट कर लेती है, जिसकी वजह से जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो नीचे की तरफ क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, सॉरी सांस लेते हैं, तो क्या होता है, जो आपकी एक्सटर्नल मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ आती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स में अंदर चली जाती है। उसके बाद है आपका दिस डिक्रीज प्रेशर।
अब प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है? जब इन्वायरमेंट का प्रेशर हमारी बॉडी के प्रेशर से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि बाहर का प्रेशर है जो ज़्यादा हो गया, एयर हमारे अंदर गई। जब हम एयर को छोड़ते हैं तो क्या होगा, इंटरनल प्रेशर बहुत कम हो जाता है, हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, CO2 को बाहर क्यों निकलते हैं? CO2 इतनी हल्की गैस नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी के एबनॉर्मलिटी मिलने के कारण क्या हो जाती है, वो आपकी ये लगा लो पॉल्यूटेड हो जाती है या उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। इतने कम वेट होने के कारण एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ज़्यादा हो गया, बॉडी का कम हो गया, तो हमने क्या कर दिया, उस चीज़ को बाहर छोड़ दिया। अब लगातार लंग्स ये प्रोसेस करते रहते हैं तो वही लंग्स भी थकते हैं, तो कुछ टाइम इन ऑर्गन को रेस्ट का चाहिए होता है, तो कुछ टाइम का पोज होता है। पोज का मतलब क्या होता है, हमें पता नहीं चलता हम सांस ले रहे हैं, रुके हुए हैं, लेकिन 2 4 5 सांस लेने के बाद एक गहरी सांस आती है। वो गहरी सांस क्या करती है, अगर कहीं पे ऑक्सीजन का लेवल नहीं पहुंचा या ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुंचा तो गहरी सांस ऑक्सीजन और ब्लड दोनों की कमी को क्या कर देती है, पूरा कर देती है। उसके बाद है आपका डिक्रीज प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कब डिक्रीज होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं, जब क्या होती है, चीज रिलैक्स हो जाती है। प्रेशर बढ़ता कब है, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो चीज खिंच जाती है, पूरा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, खिंच जाता है, रिजिड हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का प्रेशर कम हो जाता है, बॉडी का बढ़ जाता है। जैसे ही CO2 बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, बॉडी का कम हो जाता है, इन्वायरमेंट का बढ़ जाता है। उसके बाद है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट स्टिमुलेसली। तो स्टिमुलस का मतलब होता है लगातार ये प्रोसेस अपनी मर्जी से चलता है, हमारे अंडर वायलेटरी कंट्रोल में ये नहीं होता है। जैसे जैसे हम डायरेक्शन देते हैं, हम काम करते हैं, वैसे वैसे क्या है, हमारी इंटरनल कोस्टल मसल है, एक्सटर्नल मसल है, आगे पीछे डाउनवर्ड अप डाउनवर्ड चलती रहती है, जो उनका काम है वो होता रहता है। एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये था मेन मुद्दा, डायफ्राम क्या करता है। अब है एक्सेसरी चीज, एक्सेसरी कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट इज रिक्वायरमेंट। एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी का मतलब वो जो एक गहरा सांस था वो एक्स्ट्रा में आता है, ठीक है। उसके लिए एडिशनल मसल आर यूज्ड। फोर्स इंस्पायरेशन असिस्ट बाय द स्टर्नोक्लेविड मैस्टोइड मसल्स। इसमें एक मसल नहीं है, स्टर्नो का मतलब है ऐसी मसल जो स्टर्नम को क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। क्लियोइड का मतलब क्लेविकल बोन, क्योंकि ये भी स्टर्नम के साथ यहाँ से जुड़ी हुई है। उसके बाद है आपका मैस्टोइड मसल्स। मैस्टोइड मसल्स ब्रेस्ट के पास में मसल्स होते हैं, ठीक है। हेलो, ठीक है, मैं एक बार क्लास में बात करूँगी। स्टर्नो का मतलब स्टर्नम, ऐसी मसल जो स्टर्नम को क्या कर रही है, सहारा दे रही है। क्लेविकल को सहारा देने वाली मसल, मैस्टोइड ब्रेस्ट के पास वाली मसल्स, ये सारी मसल्स क्या करती हैं, जो है काम करती है। स्कैलेंस मसल विद सर्वाइकल वर्टिब्रा, आपकी पीछे से वर्टिब्रा की जो मसल्स हैं वो आ गई हैं। फर्स्ट 2 रिब्स, पहली 2 रिब्स, जो पहला रिब केज होता है उसकी 2 जो रिब्स होती है वो भी रेस्पिरेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको एडिशनल मसल्स में क्या किया जाता है, रखा जाता है। इनडायरेक्टली इसका रेस्पिरेशन से लेना देना है, लेकिन डायरेक्टली इसका कोई काम नहीं होता है। उसके बाद है आपका रिब केज नहीं करना है। साइकिल ऑफ ब्रीथिंग है, मैं कल को कहूँगी। साक्षी